अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस्लामाबाद के 3 इंतखाबी हलकों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात हैं और इस मामले के ऊपर एक डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 जजेस के ख़िलाफ़ कुछ शिकायत और फिर एक कंप्लेंट है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब के हवाले से। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, तो इस तफसील से इस पूरे मामले के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले के ऊपर अगर हम सबसे पहले बात करें तो जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं इस वक्त। और कल के दिन इस्लामाबाद के जो 3 इंतखाबी हलके हैं यहाँ पे PTI के उम्मीदवारों की मुबैना धांधली के इल्ज़ामात के मामले के ऊपर जो है वो समाअत होने जा रही है। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनता है और इंतखाबी शिकायत को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही उसका जायज़ा ले सकता है। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो है वो कल इस पर समाअत करने जा रहे हैं। खुसूसी पासिस जारी किए जा रहे हैं और सिर्फ वही कोर्ट रूम में जा सकेंगे और समाअत के मौका पर सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त किस्म के इंतज़ाम किए गए हैं। तो देखना ये है कि ये इस मामले पे क्या डेवलपमेंट होती है। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है मुबैना धांधली का तो उसके पास सबूत क्या हैं और फिर उन सबूतों की रोशनी में ही ट्रिब्यूनल ने बहरहाल किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई डेवलपमेंट आप जानते हैं कि पार्लियामेंट ने एक कानून भी बनाया है और उस कानून के मुताबिक कोई रिटायर्ड जज जो है उसको भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एज अ जज लगाया जा सकता है। और उसके लिए अब इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर आ गई है कि वो किसी भी हाई कोर्ट से कंसल्टेशन या मुशावरत की ज़रूरत हाई कोर्ट को नहीं है, बल्कि वो ख़ुद ही जो है वो इस मामले पे रिटायर्ड जजेस जो है वो तैनात कर सकती है। अच्छा, अब 3 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और एक जस्टिस अरबाब ताहिर साहब। इनके हवाले से एक कंप्लेंट सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है और उसके साथ साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से मुबैना तौर के ऊपर कोई एक जाली डिग्री के हवाले से भी कोई कहानी जो है वो फैलाई जा रही है। फिर इसके साथ साथ जहाँ पे ये इस तरह की कंप्लेंट्स जुडिशल काउंसिल में भेजी जा रही हैं, पहले इस पे ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर आपसे आखिर में आपको बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ख़ान साहब, उनका जो इस वक्त क्या इशू एग्जैक्टली है क्या और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो 3 जजेस हैं जिनके हवाले से कुछ कंप्लेंट्स हैं। अच्छा, इसमें एक तो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए से ही अब ख़बर जो है वो आ रही है। ट्विटर के ऊपर कोई एक ट्वीट की जाती है और कहा जाता है जी कि बहुत बड़ी ख़बर आने वाली है कोई 3 जजों के हवाले से, और फिर थोड़ी ही देर बाद जो है वो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए जाते हैं। अब किसी भी जज को हटाने का जो प्रोसेस है, वो जो तरीक़ाकार है, वो तो बहरहाल यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत जो है वो उन कंप्लेंट्स को देखता है, उसका जायज़ा लेता है और फिर उसके बाद जो हमने मुज़ाहिर नकवी को बतौर जज हटाने का जो प्रोसेस जो हमने देखा उसमें यही था कि जो कंप्लेंट्स आई थी, सबसे पहले कौंसल ने एक सीनियर जज सरदार तारिक मसूद साहब को वो ज़िम्मेदारी दी और ये कहा जी कि आप इन कंप्लेंट्स का जायज़ा लें और जायज़ा लेके हमें बताएं कि क्या मटेरियल इस नौइयत का है तो क्या इसके ऊपर प्रोसीडिंग आगे बढ़नी चाहिए। सरदार तारिक साहब ने उसके ऊपर ओपिनियन दिया और फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ी। एक मिसाल हमारे सामने ये भी है कि सरदार तारिक साहब के ख़िलाफ़ ही एक बेबुनियाद किस्म की कंप्लेंट फ़ाइल कर दी गई और उसमें ये कहा गया कि जी कोई कर्ज़ माफ़ करवाया है, और वो भी फजूल और बेबुनियाद किस्म की कंप्लेंट थी। और उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये तय ज़रूर किया था कि कोई किसी भी के इस हवाले से कोई एक्शन जो है वो लेने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में कोई एक्शन उस तरह का हुआ नहीं है। तो ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के ख़िलाफ़ अगर कोई कंप्लेंट्स हैं और अगर कौंसल ये समझती है कि ये कंप्लेंट्स बेबुनियाद हैं या इनके पीछे कोई मकासद हैं,
तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर ना सिर्फ इन कंप्लेंट्स को टेकअप करके रिजेक्ट कर देना चाहिए, मुस्तरद कर देना चाहिए, बल्कि इस हवाले से सख्त कौंसल की जानिब से सख्त ऑर्डर जारी करना चाहिए और इसको जो है वो फिर इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि जो इस तरह के अगर जो जैसे कि कहा जा रहा है कि ये प्रॉक्सी कंप्लेनेंट्स हैं, तो अगर ये प्रॉक्सी कंप्लेनेंट्स हैं तो इनको फिर सज़ाएँ मिलनी चाहिए और ताकि एक प्रेसिडेंट हो, एक मिसाल हो और आगे कोई भी जो है मुस्तकबिल में आके जो है वो इस तरह की प्रॉक्सी कंप्लेंट्स अगर कोई जैसे कहा जा रहा है अगर हैं तो उसके ऊपर फिर ताकि कोई कंप्लेंट फ़ाइल करने से पहले कई मरतबा सोचे, कोई असूल तय होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार तय होना चाहिए कि ये नहीं है कि हर शख्स जो है वो उठ के कंप्लेंट्स फ़ाइल करना शुरू कर दे। मुझे अच्छी तरह याद है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए हम एक ऐसे एक शख्स से भी मेरी मुलाकात हुई जिसने दर्जनों के हिसाब से कंप्लेंट्स जो हैं वो जजों के ख़िलाफ़ फ़ाइल की हुई थी। फ़लाँ जज के ख़िलाफ़ भी फ़ाइल की हुई है जी, फ़लाँ के भी की हुई है, फ़लाँ के भी की हुई है, माजी के पता नहीं किस किस के ख़िलाफ़ की हुई है। फिर इसी तरह से वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ और या मकबूल जान ने कोई कंप्लेंट फ़ाइल की हुई है। तो ये जो इस तरह की जो लोगों ने जो है वो एक ज़रिया बना लिया है या शोहरत का, या आप ये कहें कि उसके पीछे कोई अगर मकासद हैं, तो इस मामले पे कोई असूल अगर तय हो जाए, कोई तरीक़ाकार तय हो जाए, तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो ये रिज़ॉल्व हो सकते हैं और मामला हल हो सकता है। अच्छा, शहज़ाद अहमद मलिक साहब जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जज हैं, अब ज़रा उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उनका इशू ये है कि एक शख्स शकील तनोली जो है वो 2022 में एक हादसे में, ट्रैफिक हादसे में उसकी मौत होती है और फिर उसके बाद मुबैना तौर के ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि ये जो गाड़ी जिससे हादसा हुआ है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो उस वक्त शहज़ाद अहमद मलिक साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनकी बेटी मुबैना तौर के ऊपर ड्राइव कर रही थी। और फिर उसके बाद ये केस जो है वो एक तवील वक्त तक इसको डिले रहता है, चाहे पुलिस की नाक़िस तफ्तीश आप कहें या आप जो निज़ाम इंसाफ है उसकी आप उस पर ब्लेम दें कि यहाँ पे ताकतवर के लिए असूल और होता है, कमज़ोर के लिए असूल और होता है। तो लेकिन बहरहाल एक तवील वक्त तक जो है वो इस मामले के ऊपर खामोशी रही और फिर अचानक से इसमें तेज़ी उस वक्त आती है जब अचानक से जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और फिर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज होता है और इसी मामले के ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एहतजाज करने वाले प्रेस क्लब के बाहर लोग होते हैं उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेकअप करती है कि इन लोगों को दोबारा बाजियाब किया जाए। तो इस पर फिर आईजी इस्लामाबाद जो है वो अली नासिर जैदी पेश होते हैं। तो उस पर ज़रा कोर्ट प्रोसीडिंग में जो कुछ हुआ थोड़ा सा आप वो भी शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उस वक्त हियरिंग के दौरान ये कहा था कि जो एहतजाज कर रहे हैं क्या वो दहशतगर्द हैं, क्या एहतजाज करना गलत है। तो एडवोकेट जनरल ने इस वक्त कहा जी कि पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज करने की कोशिश की, तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या कि दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया, अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। अच्छा, फिर यहाँ पे आईजी इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया जी कि मुजाहिरीन इंसाफ ना मिलने के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फिर रिमार्क्स दिए थे जी कि एहतजाज कर रहे थे तो गलत कर रहे थे, क्या चालान जमा हो चुका है। आईजी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया जी कि अभी चालान जो है वो अबूरी तौर के ऊपर जमा हुआ है। चीफ जस्टिस ने फिर वहाँ पर रिमार्क्स दिए ये निज़ाम की नाकामी है, 2022 का मामला है, 2024 आधा गुजर चुका। आईजी साहब अब सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 14 दिन में चालान जमा करवाना लाजिम होता है, यानी वो चालान जो 14 दिन में जमा होता है वो अभी तक जो है वो नहीं हो सका। तो इसके ऊपर फिर आईजी इस्लामाबाद साहब ने बाकायदा नाम भी लिया जी कि ये गाड़ी जो है वो शहज़ाद अहमद मलिक साहब की बेटी चला रही थी और हमने कोई नई फुटेज भी जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है जी कि नई फुटेज भी उसकी रिकवर कर ली गई है। अच्छा, इस पूरे वाक़े में एक चीज़ तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ये जो मैं समझ रहा हूँ उस वाक़े में कि लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से या चीफ जस्टिस की हैसियत से अगर पहले ही दिन अगर जज साहब ख़ुद को इस वाक़े से अलग कर लेते या जो कानून ने जो प्रोसेस दिया हुआ है अगर उसके मुताबिक ही उस पर अमल किया जाता तो शायद ये नौबत ना आती और जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ना होता। या अगर हम कुछ देर के लिए इस आर्गूमेंट को बिल्ड कर लें
कि कोई ब्लैकमेलिंग की सी फ़िज़ा इस वक्त कायम है तो शायद उस वक्त ये ब्लैकमेलिंग का मौका भी किसी को ना मिलता जो तासुर दिया जा रहा है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हो रही है। और ये भी बात दुरुस्त है कि जिस अंदाज में प्रोटेस्ट हुआ उसके ऊपर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हुई, तो इससे भी ये तासुर बहरहाल मिलता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अचानक से तब्दील हुई हैं। 2022 का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चलता रहा। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो अचानक से आके अब ये कहना शुरू हो गए हैं जी कि ये इतना अरसा हो गया है, ये क्यों चालान नहीं हुआ। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ अरसा पेंडिंग रहा, उस वक्त तो इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर जहाँ पे एक कंप्लेंट भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो पेंडिंग है, तो अब अगर यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ये अगर बाकायदा कानून के मुताबिक शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल में शायद वो जो कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है वो ऑटोमेटिकली शायद गैर मौसर हो जाए, ये मेरा ओपिनियन है वैसे। और सेकेंडली अगर हम इस पर बात करें तो शहजाद मलिक साहब के हवाले से एक लेटर भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश हुआ, वो भी बाद में पता चला कि फ़ेक है। तो बहुत सारी कहानियाँ बहरहाल गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसमें अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ा साहब के ऊपर ही आ रहा है। और ये प्रेशर मेरे ख्याल में बाय डिज़ाइन उनके ऊपर डाला जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे दूसरे मीडिया के मीडियम्स हों। तो अल्टीमेटली जो है वो इस पूरे सिस्टम में जो है वो जो कुछ भी हो रहा है उसलिए बहरहाल जो असल टारगेट है वो हमारी जुडिशरी है। चाहे वो इमरान खान हो, वो भी जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं, या चाहे ये जो कुछ अभी हो रहा है इसमें भी असल टारगेट जो है वो जुडिशरी हो रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।